Assalamu alaikum. Welcome to the AHF Academy. I am your biology instructor. This is lecture number 3, chapter number 2, solving a biological problem. आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, एक मेथड करवाया था और इसके कुछ स्टेप्स करवाए थे. आज हम इन मेथड्स को और स्टेप्स को एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई भी करवाएंगे और साथ में आपको जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो न्यू वर्ड है जिसको हम अमेरिका कहते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे. तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जो टॉपिक है हमारा वो है स्टडी ऑफ मलेरिया. आज जो टॉपिक कवर अप करेंगे, जो कल को करना है, इन दोनों टॉपिक्स में से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं. मोस्टली एमसीक्यूज के लिए ये टॉपिक स्टडी किया जाता है. तो देखते हैं कि स्टडी ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया की डिजीज़ है वो तकरीबन आज से 200 साल पहले मौजूद थी और इस डिज़ीज़ से जो ज़्यादा लोग वाकिफ़ थे यानी कि वो ज़्यादातर फिजिशियंस थे. फिजिशियंस इस डिज़ीज़ से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ थे और वो इसके बारे में जानकारी रखते थे. लेकिन इस वक्त ये जो बीमारी थी मलेरिया की, सोचा जाता था कि जो बीमारी है ये बार बार और सर्दी की वजह से होने वाला बुखार समझा जाता था, यानी कि चिल एंड फीवर डिजीज़ समझी जाती थी, यानी कि बार बार होने वाली सर्दी से होने वाला जो बुखार है उसको मलेरिया का नाम दिया जाता था. और बाद में फिजिशियंस ने सोचना शुरू किया कि जो मलेरिया है वो लोग जो दलदली इलाकों के करीब रहते हैं, उन दलदली इलाकों के करीब रहने वाले लोगों में मलेरिया की जो शरह है वो ज़्यादा है, रेट उनका जो क्या है वो ज़्यादा होता है. देन उन्होंने मज़ीद थोड़ा सा सर्च किया और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की. उनको ऐसा लगना शुरू हो गया कि शायद जो मलेरिया है, मलेरिया का मार्शी एरिया के साथ कोई कनेक्शन है, यानी कि जो दलदली इलाके हैं, जो दलदली इलाकों में खड़ा पानी है, वो पानी असल में जो आबो हवा को ज़हरीला कर रहा है. अब वो ज़हरीली हवा जो है वो वहाँ पर रहने वाले बाशिंदों के अंदर जाती है तो उनको मलेरिया हो जाता है. दैट इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट मलेरिया. तो मलेरिया क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है. अब इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये था. इसके बाद क्या हुआ? इसी जानकारी और नॉलेज के बेस पर मलेरिया को नाम दे दिया गया. मलेरिया जो लफ्ज़ है असल में इटालियन वर्ड से निकला है. पहला जो इटालियन वर्ड है वो है माला. माला मतलब बैड और एरिया मतलब आबो हवा या एयर. अब देखिए ज़रा तो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बात की जा रही है आबो हवा की, जो कि क्या है, बैड है, यानी कि बात गुमा के वहीं पर आ गई कि जो मार्शी एरिया में जो खराब पानी था वो आबो हवा को जहरीला कर रहा था, बैड कर रहा था. दैट्स वाई वो क्या करता था, वो डिजीज़ का मौजब बन रहा था. इसी बीमारी को क्या नाम दे दिया गया? मलेरिया का नाम दे दिया गया. आफ्टर डैट इन द 17th सेंचुरी जब न्यू वर्ड डिस्कवर हुआ. अब न्यू वर्ड के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं. असल में आपने कहीं शायद पढ़ा होगा कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया. तो जो वो कोलंबस था, इसने अमेरिका को कैसे डिस्कवर किया? कोलंबस अपनी एक टीम और चंद एक जो सिपाही थे उनको लेकर अपने टीम के साथ उन लोगों को इसने सेलेक्ट किया जो इसके साथ बिल्कुल चलने पर रजामंद थे. ठीक है, उनको सेलेक्ट करके समुंदर में सफ़र पे ले गया. उसका मानना ये था कि समुंदर का कोई दूसरा किनारा है. तो उसने क्या किया, इसने इन सिपाहियों को, जो कलीग्स थे, जो मेंबर्स थे टीम के, उनको इकट्ठा किया, एक बहरी जहाज़ में खाने पीने का सामान लिया और चल पड़ा समुंदर में सफ़र के लिए. तकरीबन उन्होंने 3 महीनों का सफ़र किया. 3 महीनों के अंदर इसके जितने भी टीम मेंबर्स थे सबकी उम्मीद ख़त्म हो गई थी. सबको लगने लगा कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है चारों तरफ और कुछ नहीं है. उन्होंने कोलंबस पर प्रेशर डाला कि इसके ऊपर के वापस चलते हैं, आगे कुछ नहीं मिलने वाला. तो कोलंबस नहीं माना. फिर इसकी जो टीम के काफ़ी सारे मेंबर्स जो थे उसको मारने पर आमादा हो गए. उसको मारने पर देन कोलंबस ने उनसे सिर्फ 3 दिन मांगे. इसने कहा कि मुझे 3 दिन दे दें, हम आगे जाएंगे. अगर 3 दिन में आगे कोई चीज़ नज़र ना आई हम वापस चले जाएंगे. तो इसको 3 दिन दे दिए गए. 3 दिन की मोहलत दे दी गई टीम मेंबर्स की तरफ से. अब दो दिन गुजर गए, कोई चीज़ दिखाई नहीं दी. दूसरे दिन की रात गुजर गई. जैसे ही सुबह हुई तो कोलंबस ने आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा तो आसमान पर इसे कुछ परिंदे दिखाई दे रहे थे. परिंदों का दिखाई देना
इस बात का साइन था कि कहीं ना कहीं कोई जजीरा करीब मौजूद है। इज़ इट क्लियर? तो देन क्या हुआ, देन उनको वो जजीरा मिल गया और इस जजीरे का नाम दे दिया गया न्यू वर्ल्ड। जो नई दुनिया थी उसका नाम दे दिया गया। अब इधर हम बात कर ले यूरोप की, तो यूरोप में बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी थी। यूरोप के जो मुजरिम लोग जो जुर्म करते थे उनको सज़ा के तौर पर न्यू वर्ल्ड में छोड़ दिया जाता था, जहाँ पे कुछ भी नहीं था। यानी कि आपने ये भी सुना होगा कि काले पानी से दूर, तो काले पानी का मतलब यही है कि उनको यूरोप से निकाल कर न्यू वर्ल्ड में छोड़ दिया जाता था। और असल में जो अमेरिका है, न्यू वर्ल्ड है, वो ब्लैक पीपल का है। असल में अमेरिका के जो बाशिंदे थे वो सारे के सारे गैंगस्टर थे, लड़ाई झगड़े वाले थे, जो मुजरिम होते थे, उनको वहाँ पे छोड़ दिया जाता था। देन आज जो न्यू वर्ल्ड है उसका नाम क्या है, उसको हम नाम दे देते हैं अमेरिका का। सो अमेरिका की जो हिस्ट्री है वो कुछ ये है। तो जैसे ही अमेरिका डिस्कवर हुआ तो वहाँ पर काफ़ी सारे पौधे मौजूद थे। वहाँ से प्लांट्स की जो छालें हैं वो बरामद की जाने लगी। यानी कि जो ताजिर थे वो वहाँ से एक प्लांट जिसका नाम क्या था, उसका नाम है क्योना। क्योना एक दरख्त है, इसकी छाल को क्या करते थे, वहाँ से लाकर यूरोप में बेच रहे थे। और ये बहुत बेनिफिट था क्योंकि जो क्योना था असल में इस्तेमाल की जाने लगी मलेरिया के इलाज के लिए। इसको क्योर करने के लिए इस्तेमाल करने लगा क्योना। फिर क्या हुआ कि जैसे कि इंसान की फितरत है कि वो बेईमानी करता है, बेईमान हो जाता है। तो जो कुछ ताजिर थे वो बेईमान हो गए। उन्होंने क्या किया, क्योना की जगह उससे मिलता जुलता एक प्लांट जिसका नाम है सिनकोना, उसकी जो छाल है वो बेचना शुरू कर दी। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि जो उनकी जो बेईमानी है वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि क्योना मलेरिया के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन इसके बदले में उन्होंने भेजा सिनकोना जो क्योना की तरह ही दिखाई देता था। लेकिन जो सिनकोना था, अब इससे मलेरिया का इलाज जल्द होने लगा। यानी कि ये एक इफ़ेक्टिव वे बन गया मलेरिया से जल्द निजात हासिल करने के लिए। अब इन दोनों के अंदर कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मलेरिया है उसका इलाज किया जा रहा था? उसके अंदर एक केमिकल होता है क्यूनीन की वजह से मलेरिया का इलाज किया जा रहा था। और ये क्योना और सिनकोना दोनों के अंदर प्रेजेंट था, मौजूद था। यहाँ से तैयार करने वाला कुछ नहीं है, आपने सिर्फ इसकी हिस्ट्री को याद रखना है। और मलेरिया जो वर्ड है वो कौन सा है? इटालियन वर्ड है। अब हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो है कॉज ऑफ मलेरिया। अब हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करना है और बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स इस्तेमाल करने हैं। तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पर जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको रिकग्नाइज़ किया है। हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था मलेरिया, और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने मलेरिया की वजह तलाश करनी है। पहले ये ऐसे ही काम चलता रहा, तकरीबन 17वीं सेंचुरी जो है वहाँ तक ये काम ऐसे ही चलता रहा कि सिर्फ मलेरिया का इलाज किया जाने लगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचा किसी ने कि मलेरिया की असल वजह क्या है। फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है, एक फिजिशियन जिसका नाम है लावार्न। 1878 के अंदर एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, उसने मलेरिया की वजह जानने की कोशिश की। डैट इज़ द MCQs नंबर फर्स्ट। आपने ये याद रखना है कि लावार्न ने कब किया 1878 में इसने किया। 1878 में इसने क्या किया, इसने जो मलेरिया वाला पेशेंट था उसमें मलेरिया वाले पेशेंट की बॉडी से ब्लड निकाला और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया। इसने माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया कि तो इसको पेशेंट्स के ब्लड के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देने लगे, यानी कि स्मॉल टाइनी क्रिएचर्स दिखाई देने लगे। लेकिन क्योंकि पहली बार ये क्रिएचर्स देखे गए, किसी ने इसका यकीन नहीं किया। एज इट इज़ जैसा कि दुनिया में जो होता है कि देन इसको निगलेक्ट किया गया। आफ्टर 2 years ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दोबारा देखे गए। जब 3 साल के बाद अगेन इनको देखा गया, ये टाइनी क्रिएचर्स, यानी कि जब तीसरी बार ये क्रिएचर्स मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में देखे गए, देन ये बात पुख्ता हो गई कि जो मलेरिया का पेशेंट है, सब पेशेंट के अंदर एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन क्या है? टाइनी क्रिएचर्स। इन टाइनी क्रिएचर्स को नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम का। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद दूसरा पॉइंट होता है ऑब्जर्वेशन का, राइट।
अब 19th सेंचुरी के लास्ट पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास सामने आ गई। इनमें ऑब्जर्वेशन नंबर पहला ये था कि जो मलेरिया है, मलेरिया के जो मार्शी एरियाज़ हैं, इन मार्शी एरियाज़ के साथ ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि वो लोग जो मार्शी एरिया के करीब रहते हैं उनको मलेरिया होता था, ज़्यादा शरह से होता था, ज़्यादा रेट से होता था। दूसरी बात ये कि हमें ये पता चला था कि अभी तक जितना भी नॉलेज हमारे पास प्रोवाइड है उससे ये पता चला कि मलेरिया का मार्शी एरिया के साथ कनेक्शन है। दूसरी बात हमें ये पता चली कि मलेरिया के इलाज के लिए एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, वो होता है क्यूनीन, और वो क्यूनाकिना और सिनकोना में पाया जाता है। तीसरी बात हमें अब तक ये कलेक्ट हुई कि अगर मार्शी एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो मार्शी एरिया का पानी पीते हैं तो मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा, अलबत्ता मार्शी एरिया में जो लोग रहते हैं उनको मलेरिया होता है, और इसके इलाज के लिए क्यूना जो है वो क्यूनीन से इफ़ेक्टिव ड्रग है। और तीसरी चीज़, अगर हम मार्शी एरिया के वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं इससे आपको मलेरिया नहीं होता। और चौथी चीज़ हमें जो पता चली थी वो ये थी कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। अब इन तमाम चीज़ों के बेस पर एक चीज़ कॉमन होगी कि ऑब्जर्वेशन की बेस पर अगर मार्शी एरिया का मलेरिया के साथ कुछ कनेक्शन है, यही बात कही गई थी ना, तो अगर कोई कनेक्शन होता तो वाटर पीने से भी मलेरिया होना चाहिए था, अलबत्ता ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, अब क्विनीन वाली बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास इससे बिल्कुल इलाज हो रहा था। आखिरी बात ये थी कि हम क्या देख रहे थे, स्मॉल टाइनी क्रिएचर्स जिनका नाम था प्लाज्मोडियम। अब हाइपोथेसिस इन सब से क्या निकला, हमने पहले ऑब्जर्वेशंस पढ़ी, अब हमने क्या निकाला इनका हाइपोथेसिस। तो हमारे पास इनका हाइपोथेसिस क्या निकला, इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद एक स्टेटमेंट दी गई, वो जो स्टेटमेंट थी डैट इज़ द प्लाज्मोडियम, यानी कि मार्शी एरिया का में भी थोड़ा सा कनेक्शन हो, लेकिन असल में जो मलेरिया की वजह है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। हम जानने की कोशिश भी क्या कर रहे थे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी यही था कि इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका एक हाइपोथेसिस बन चुका है, प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया। हमने इस हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके डिडक्शन बनाएंगे, देन एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे इसका मतलब ये है जितने भी पेशेंट हैं मलेरिया के उन सब में प्लाज्मोडियम है, मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। अगर मलेरिया की सर्च में रीज़न जो है वो प्लाज्मोडियम है तो सभी मलेरियल पेशेंट के ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम। तो इससे क्या बनी हमारे पास, जो डिडक्शन थी वो क्या बनी हमारे पास, हमने कहा था कि जब हमने डिडक्शन का इस्तेमाल करना है तो हमने इफ़ और देन का इस्तेमाल करना है, और वो हमने किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ कॉज ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ एवरी मलेरियल पेशेंट। अगर प्लाज्मोडियम जो है वो एक वजह बनती है मलेरिया की, तो फिर क्या होना चाहिए, हर मलेरियल पेशेंट की बॉडी में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट के लिए हमने, अब यहाँ देखें, एक्सपेरिमेंट के लिए हमने 100 पेशेंट्स लिए मलेरिया के और 100 हमने हेल्दी पीपल लिए, ठीक है। अब जो मलेरियल पेशेंट्स हैं, 100 जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनका ब्लड टेस्ट किया गया। ब्लड टेस्ट करने से पता चला कि 100 के 100 जो पेशेंट हैं उन सभी के अंदर प्लाज्मोडियम था। लेकिन अगर आप हेल्दी पीपल की बात करें, दूसरे जब देखें तो जो 100 हेल्दी पीपल थे उन 100 हेल्दी पीपल के ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर प्लाज्मोडियम होता तो फिर मलेरिया होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो डिफरेंट हो गया, यानी कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि जो 93% पीपल हैं उनमें कोई प्लाज्मोडियम नहीं था, ठीक है। तो जो 100 हेल्दी पीपल हैं, अच्छा हमारे पास 93% है, उनमें क्या था, उनमें प्लाज्मोडियम नहीं था, लेकिन जो बाकी 7 लोग थे उन 7 के 7 लोगों के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया, लेकिन इनको मलेरिया की कोई सिम्टम जाहिर नहीं हुई। इसकी वजह क्या थी, ये सोचने वाला पॉइंट है कि इनके अंदर मलेरिया के सिम्टम जाहिर क्यों नहीं, जबकि इनके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। अगर वो 7 लोग जो हेल्दी पीपल थे जिनके अंदर मलेरिया की किसी किस्म की रिकॉग्निशन या सिम्टम्स शो नहीं हुई, देन उन 7 लोगों के अंदर प्लाज्मोडियम क्या कर रहा था। काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि जो प्लाज्मोडियम था,
प्लाज्मोडियम उस वक्त इंक्यूबेशन पीरियड में था, दैट्स वाई वो डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा था। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होते हैं वो टाइम पीरियड जो किसी भी पैथोजन को रिक्वायर्ड होता है अपनी होस्ट की बॉडी पर जाकर डिजीज़ को शो करते हैं। सपोज दैट जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम तकरीबन 9 बजे आपकी बॉडी में एंटर हो गया, लेकिन आप ठीक हैं और आपको जो बीमारी के मलेरियल की पहली सिम्टम शो हुई है वो आपको शो हुई है तकरीबन 12 बजे। मतलब आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर हुआ 9 बजे और आपको सिम्टम शो हुई कितने बजे, 12 बजे। यानी कि प्लाज्मोडियम बॉडी में कितने बजे एंटर हुआ, 9 बजे, लेकिन बीमारी की पहली सिम्टम शो हुई 12 बजे। यानी कि 3 घंटे का टाइम पीरियड है, इसको नाम देंगे इंक्यूबेशन पीरियड का। इंक्यूबेशन पीरियड असल में वो पीरियड होता है जिसमें एक पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लाज्मोडियम अपने होस्ट की बॉडी में क्या होता है, एंटर होता है। होस्ट की बॉडी में एंटर होने के बाद बीमारी के इलामात को जाहिर करने तक का जो वक्त होगा उसको हम नाम दे देंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इज़ इट क्लियर? और ये एक हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हमने ये करना है, हमने रिजल्ट्स को समराइज करना है। यहाँ पर 100% है आपके पास, लेकिन जो 7 पीपल थे उनको मलेरिया था। हेल्दी पीपल की जो परसेंटेज थी वो थी 93%। अब अपने जो लास्ट एसेंशियल स्टेप होता है पब्लिश करना, रिपोर्ट करना, ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपने लोगों को बताना है कि रिपोर्ट के अंदर आपने लिखना है कि अगर किसी जो पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा जाता है और उसको बीमारी की इलामत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बीमारी, हेल्दी पर्सन है उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा जाता है और उसको बीमारी की इलामत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बीमारी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो प्लाज्मोडियम है वो इंक्यूबेशन पीरियड में है और वह बीमारी की इलामत शो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो बीमारी की इलामत को शो करेगा, ठीक है। हमने इसमें ये देखा कि जो 100 पेशेंट्स थे उनमें प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, वो मलेरियल पेशेंट थे, लेकिन जो 100 हेल्दी पीपल थे उसमें 93 जो हमारे पास लोग थे उनमें वो नहीं था, प्लाज्मोडियम नहीं था, लेकिन जो बाकी 7 लोग थे उनमें प्लाज्मोडियम देखा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें प्लाज्मोडियम तो देखा गया, लेकिन उनमें वो मलेरिया के पेशेंट नहीं थे। वो क्यों नहीं थे? क्योंकि जो प्लाज्मोडियम था वो उस वक्त इंक्यूबेशन पीरियड में था, दैट्स वाई वो मलेरिया के पेशेंट नहीं थे। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने स्टडी किया स्टडी ऑफ मलेरिया, उसके कुछ डिस्कवरी देखी है, हमने न्यू वर्ड की डिस्कवरी देखी, हमने उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, उसमें क्या क्या था, हमने ऑब्जर्वेशंस पढ़ी, डायरेक्शंस पढ़ी, देन एक्सपेरिमेंट किया, देन हमने इसको क्या किया, समराइज़ किया, उसके रिजल्ट को, उसकी रिपोर्ट बनाई, ठीक है।